हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंट, वित्तीय लेखांकन की। ये बुक बीकॉम फर्स्ट ईयर में चलती है। आज हम बात करेंगे इसी बुक के एक चैप्टर की, जिसका नाम होगा रॉयल्टी अकाउंट्स, अधिकार शुल्क खाते। ठीक है, आज की वीडियो में हम इसका बेसिक समझेंगे। अगले आने वाली वीडियोज में इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आज सिर्फ हमारे पास है इसका बेसिक को समझ लेते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है रॉयल्टी अकाउंट, तो मैं बेसिक को स्टार्ट करता हूं इसके नाम से। क्या होता है रॉयल्टी? ठीक है, तो रॉयल्टी को बोलते हैं अधिकार शुल्क। लिख लेता हूं मैं यहां पर रॉयल्टी, इसको बोलते हैं अधिकार शुल्क। क्या होता है अधिकार शुल्क? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को यूज करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, मेरे पास कोई संपत्ति है और मैंने उस संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया यूज करने के लिए, वो दूसरा व्यक्ति उस संपत्ति को यूज करेगा तथा उसके बदले में मुझे कुछ शुल्क देगा। तो मैं अपनी संपत्ति का जो अधिकार है, जब उसको ट्रांसफर कर दूंगा कि वो मेरी संपत्ति को यूज कर सके, तो उसके बदले में जो मेरे को शुल्क प्राप्त होगा वही क्या होगा? अधिकार शुल्क होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए, एक व्यक्ति है सेठ घनश्याम दास, ठीक है, और इनके पास एक जमीन है 10 बीघे की। ठीक है, ये 10 बीघे की इनके पास एक जमीन है, लिख देता हूं मैं यहां पर 10 बीघे की जमीन है इनके पास। और इस जमीन को इन्होंने, एक व्यक्ति है रामू, और रामू को ये जमीन इन्होंने दे दी कि भाई तुम एक काम करो, तुम इस जमीन को जोतो बो फसल करो और आराम से अपना खर्चा चलाओ। ठीक है, तो ये रामू क्या करेगा? इस जमीन को ले लेगा और इस जमीन पर सारी कटाई, बुवाई, जुताई सब करेगा। ठीक है, हो सकता है वो अपनी फसल करे, इस पे किसी भी टाइप की फसल कर सकता है। तो ये रामू सेठ को कोई ना कोई शुल्क अवश्य देगा, चाहे वह शुल्क महीने का हो, चाहे 3 महीने का हो, चाहे 6 महीने का हो, चाहे सालाना हो, ईयरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, कैसा भी शुल्क हो सकता है। तो ये रामू इनको एक शुल्क देगा, किसके बदले? इस 10 बीघे जमीन को यूज करने के बदले एक शुल्क देगा, और यही शुल्क क्या कहलाएगा? यही शुल्क होती है अधिकार शुल्क, रॉयल्टी यही होती है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि रॉयल्टी क्या होती है। ठीक है, चलिए इससे आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इससे आगे की बात यह है कि ये जो यूज होने वाली चीजें हैं या जो व्यक्ति इसमें आए हैं, उन व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं? देखिए, जो आपका रामू है वो आपका होगा पट्टेदार, इसको बोलेंगे लेजी। ठीक है, दूसरा जो आपके सेठ हैं घनश्याम दास, वो कौन होंगे? पट्टेदाता, इनको हम क्या बोलेंगे? लैंड लॉर्ड। ठीक है, इन शब्दों का यूज हम अपने न्यूमेरिकल्स में करेंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। जो रामू है वो हमारा पट्टेदार है, जिसने पट्टा लिया है, जिसने वो जमीन को यूज करने के लिए लिया है। और जो हमारे सेठ हैं, जिनकी वो जमीन है, वो है पट्टेदाता, जो देने वाले हैं वो कौन है? लैंडलॉर्ड है वो। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये बात कि दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों को किस किस नाम से बुलाएंगे। ठीक है, इसको हम भूस्वामी भी बोलते हैं। मैं दोबारा लिखता हूं एक बार, इसको हम भूस्वामी भी बोलते हैं, भूस्वामी। ठीक है, जमीन का मालिक, स्वामी मालिक। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए इसे मैं रफ कर देता हूं। इससे आगे हम बात करते हैं कि रॉयल्टी, अब आप समझ गए होंगे
आगे की बात करने से पहले आपको बता देता हूं, आप ये तो समझ गए होंगे रॉयल्टी क्या होता है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति यूज करने का जो अधिकार है उसे किसी और को दे दे और वो व्यक्ति उसके बदले में कोई शुल्क प्रोवाइड करे तो वो क्या होगा, वही अधिकार शुल्क होगा। ये कई टाइप का हो सकता है, आपके बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आप दे सकते हैं। ईंट बनाने का भट्टा है, कोयले से खान निकालना है, आपकी बुक है, आपने पेटेंट किया उसको छापने का, बेचने का, आपने कॉपीराइट दे रखा है, ठीक है। तो इस टाइप के अधिकार शुल्क होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि अधिकार शुल्क में कुछ शब्दों का यूज होता है। इस चैप्टर में कुछ शब्दों का यूज होगा, तो वो शब्द कौन कौन से होंगे उन शब्दों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। यही आज का हमारा बेसिक रहेगा। हम बेसिक में यही सीखेंगे अधिकार शुल्क में हम किन चीजों को यूज करते हैं। तो हम अधिकार शुल्क में सीखेंगे 3 चीजों को। पहला हमारा होगा न्यूनतम किराया, इसे बोलते हैं हम मिनिमम रेंट, ठीक है। क्या होता है मिनिमम रेंट? देखिए मिनिमम रेंट वो अमाउंट है जो कि भूस्वामी द्वारा, जो लैंडलॉर्ड है उसके द्वारा निश्चित की जाती है कि यदि मुझे किसी वजह से रॉयल्टी ना मिल पाए तो कम से कम इस अमाउंट का भुगतान मुझे किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि उसे कोई भी लॉस ना हो। जो उसने संपत्ति अपनी दे रखी है उस संपत्ति के बदले यदि उसको रॉयल्टी नहीं मिल पाती है एक अमाउंट की, तो कम से कम कितनी अमाउंट लेगा, वो अमाउंट ही होती है मिनिमम रेंट। इसको हम डेड रेंट भी बोलते हैं, मृत किराया, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा है लघु कार्य, शॉर्ट वर्किंग, ठीक है। देखिए क्या होता है शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग को हम मेनली समझ सकते हैं हमारे लिए हानि होती है, ठीक है। ये जो चीज हम समझ रहे हैं इन चीजों को हम भूस्वामी की दृष्टि से नहीं समझेंगे, हम समझेंगे हमेशा पट्टेदार के जैसे, ठीक है, लेजी के जैसे समझ के इसको समझना है हमको, ठीक। हम क्या समझेंगे इसको, ये हमारा हानि, शॉर्ट वर्किंग हमारी हानि होती है। अब हानि कब होगी? मान लीजिए आपने जो रॉयल्टी देनी थी, सॉरी आपने जो रॉयल्टी देनी थी या जो आपने रुपया कमाया था वो आपको देना था भूस्वामी को, लेकिन वो रुपया कम है, ठीक है। जो रॉयल्टी आपकी बनती है वो कम है, लेकिन आपका जो मिनिमम रेंट है वो ज्यादा है। कम से कम जो वैल्यू देने वाली है वो ज्यादा है, लेकिन आपका पैसा बनता कम है, तो आपको लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो रॉयल्टी है, ठीक है, वो आपका 100 रुपए है और जो आपका मिनिमम रेंट है वो आपका 120 रुपए है। तो आपको देना कितना चाहिए? 100 रुपए, लेकिन वहां फिक्स है कि आपको कम से कम 120 तो देना ही होगा। तो आपका यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग है, आपको लॉस हो रहा है। 100 देना चाहिए था, 120 देना पड़ेगा, तो 20 रुपए का आपको लॉस है, ठीक है। चलिए इसको हम एक फॉर्मेट में भी रख लेते हैं। शॉर्ट वर्किंग जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं? मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, ठीक है। जब हम मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी को माइनस करेंगे तो हमारा शॉर्ट वर्किंग आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 3 आधिक्य, इसको बोलते हैं हम सरप्लस, ठीक है। क्या होता है सरप्लस? जब भी पट्टेदार को कोई प्रॉफिट होगा, जो लेजी है उसको प्रॉफिट होगा, तो वो हमारा सरप्लस होगा। प्रॉफिट कैसे हो सकता है कि जो रॉयल्टी बनती है वो आपकी ज्यादा हो लेकिन मिनिमम आपको कम देना पड़े, तो आपका सरप्लस होगा। फॉर एग्जांपल आपका जो रॉयल्टी है वो आपकी बनी है 150 रुपए, लेकिन जो आपका मिनिमम रेंट है वो आपका बनता है 120 रुपए, ठीक है। तो कम से कम इतना देना है आपको, ठीक है। लेकिन आपका रॉयल्टी कितना है? आपका रॉयल्टी है 150 रुपए, तो 30 रुपए का इसमें क्या है? सरप्लस है, 30 रुपए का सरप्लस है। हम इसको लिख सकते हैं सरप्लस इज इक्वल टू रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा।
देखिए ये 3 चीजें मैंने इसीलिए बताई हैं, इन चीजों को हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दिया है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट बात करते हैं हम अब कि हमारा क्वेश्चन जो होगा वो किस टाइप का होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा या उसको हम करेंगे कैसे। क्वेश्चन को हम 3 स्टेप में सॉल्व करेंगे, 3 स्टेप में। पहला स्टेप होगा हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का कैलकुलेशन टेबल, दूसरा स्टेप होगा हमारा जर्नल एंट्री और तीसरा स्टेप होगा हमारा लेजर। ठीक है, देखिए आप लेजर और जर्नल एंट्री 12th में पढ़ के आए होंगे। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो जर्नल एंट्री बनती है और जर्नल एंट्री से हम लेजर आसानी से बना पाते हैं। बात करते हैं कैलकुलेशन टेबल की। तो देखिए यहाँ पर आपको कैलकुलेशन टेबल बनाना होगा। ये एक वर्किंग नोट के जैसा होता है, वर्किंग नोट नहीं होता है, वर्किंग नोट के जैसा होता है जिसमें हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि किसी भी एंट्री में या किसी भी लेजर में, किसी भी डेबिट पक्ष में या किसी भी डेबिट क्रेडिट पक्ष में हमको कितना अमाउंट रखना है। उस अमाउंट का जो कैलकुलेशन किया जाता है वो कैलकुलेशन टेबल से ही किया जाता है। आप इसको यहाँ वर्किंग नोट के जैसे डील नहीं करेंगे, आप इसको एज ए क्वेश्चन डील करेंगे इसको, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको पूरे तरीके से। जर्नल एंट्री करेंगे, उसके बाद आप लेजर करेंगे। ठीक है, तो यही 3 स्टेप हैं किसी भी क्वेश्चन को करने के। बात करते हैं कि इन 3 स्टेप्स में से एग्जाम में हमको कौन सा ज्यादा अच्छे से करना है। तो देखिए ये आपसे 100% पूछा जाता है, किसी भी क्वेश्चन का कैलकुलेशन टेबल 100% पूछा जाएगा। इन दोनों में से आपको चॉइस रहती है, ऑप्शनल है ये क्वेश्चन में। चॉइस नहीं होगी इस तरीके से आप ये बनाओ या ये बनाओ, नहीं, ऑप्शनल है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन टेबल के साथ हो सकता है जर्नल एंट्री बन पाए, कैलकुलेशन टेबल के साथ हो सकता है लेजर बन पाए। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी आपका बनाया जा सकता है, लेकिन आपका कैलकुलेशन टेबल आपको 100% बनाना आना चाहिए। जब आप कैलकुलेशन टेबल बना पाएंगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हमारा एग्जाम की दृष्टि से ये चैप्टर कितना इंपोर्टेंट है। तो देखिए यदि हम 10 से लेके यदि 15 ईयर का जो बैक पेपर्स हैं, जो पिछले पेपर्स हैं, यदि हम उनको देखें तो हमारा 95% क्वेश्चन रॉयल्टी से पूछा गया है। ठीक है, तो रॉयल्टी से कम 95% प्रश्न हर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आपको अच्छे से करना है ये चैप्टर। ठीक है, इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।